हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के डिप्टी जेलर पद की। आप सभी लोगों को पता है कि लोक सेवा आयोग जो भी भर्ती कराता है वो सारे पद बहुत अच्छे होते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी सारे पदों की जानकारी दे रखी है, जैसे मैंने बताया है एसटीएम के बारे में, डीएसपी के बारे में, एआरटीओ के बारे में, वीडियो के बारे में। इसके अलावा अन्य भी तमाम पदों के बारे में, जैसे सीटीओ हो गया, आपका कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, बीएससी हो गया। इन सारे पदों के बारे में मैं जानकारी दे रखा हूँ आप लोगों को। तो जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को सर्च करेंगे और उन्हें देखेंगे, जिससे आपको उनकी जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, हमारा टेलीग्राम का लिंक ये दिया हुआ है। यहाँ से जा करके आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर मैं अक्सर काफ़ी सारे क्वेश्चंस की क्वेरीज कराता रहता हूँ। उन क्वेश्चंस के करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि वो पूर्वालोकन के नहीं हैं। आजकल एग्जामिनर भी पूर्वालोकन पढ़ने लगा है, इसीलिए आप लोगों को एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। अब एग्जामिनर वो पूछता है जो आप लोग अक्सर छोड़ के आते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह मैं 2-4 प्रश्न लगभग डेली करवाता हूं। तो अगर आप लोग उन्हें व्यवस्थित ढंग से कहीं एक जगह पर नोट कर लेंगे और उनको देखते रहेंगे और याद कर लेंगे, तो हो सकता है वो आपकी परीक्षा में काम आ सके। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों से करनी थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उसे बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ठीक है, ये देखिए, किसी ने कमेंट भी कर रखा है, कॉपी पेस्ट वीडियो फ्रॉम UPSSC लेक्चर्स ऑनलाइन चैनल। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कि मेरा कंटेंट लोग कॉपी कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने किसी ने कमेंट भी किया है, पद सेवा करने के लिए होता है, भौकाल दिखाने के लिए नहीं होता है। यह परंपरा मत बनाओ। देखिए, बिल्कुल सही बात कही है। लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि किस पद में कितनी कमाई है, क्या है। अरे आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं। ठीक है, एक लोक सेवक बनने जा रहे हैं और एक लोक सेवक होने के नाते इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। देखिए, पद होता है आपको सेवा करने के लिए। जब आप उस पद पे बैठेंगे तो आपको ये चाहिए कि आप ये ना सोचें कि आप कितनी कमाई कर सकते हैं, आप ये सोचें कि आप लोगों के कितने काम आ सकते हैं। पैसा, अरे सैलरी इतनी आपको इतनी अच्छी मिलेगी कि आपको पैसे की कोई कमी ही नहीं रहनी है। ठीक है, तो फिर करप्ट रास्तों पे क्यों जाना। और सबसे बड़ी चीज़, जिन लोगों की ये मानसिकता है कि बस उन्हें पैसा ही कमाना है, तो मैं आपको लिख के दे दूं, इंडिया में ऐसा कोई पद नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से अपनी मेंटालिटी बना ही लें कि मुझे करप्शन करना ही है, मुझे पैसे ही कमाना है, तो इंडिया में ऐसा कोई पद नहीं है जहाँ पे आप पैसे ना कमा जाए। ठीक है, हर एक पद में आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप किसी विभाग में आप चपरासी भी हैं और आप चाहते हैं कि आपको पैसे चाहिए, तो आप किसी न किसी बहाने से कैसे न कैसे पैसे ले ही लेंगे। ठीक है, तो आप पैसों के पीछे मत भागिए, आप नॉलेज के पीछे भागिए। पैसा आपके पीछे खुद भागेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं अपने टॉपिक पे पहुंचता हूं। देखिए, पहले हम लोग जानने से पहले डिप्टी जेलर के बारे में हम लोग जेल की संरचना देख लेते हैं कि जेल में कौन कौन से पदाधिकारी पदस्थ होते हैं। जेल भी कई टाइप की होती है। एक तो आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल होती है, मंडल की जेल होती है, सेंट्रल जेल होती है और कुछ स्पेशल जेल्स होती हैं। मैं फिलहाल जनपद स्तरीय जेल की बात कर रहा हूँ। तो इनमें जो पद होते हैं, जैसे आपका जेल वार्डर होता है। ठीक है, जेल वार्डर को आप लोग बंदी रक्षक भी बोलते हैं। 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती है ये। हेड वार्डर होता है, हेड वार्डर को आप लोग प्रधान बंदी रक्षक बोलते हैं। 2400 ग्रेड पे होता है इसका। ठीक है, फिर आपका चीफ वार्डर होता है, जिसे आप लोग मुख्य बंदी रक्षक के नाम से जानते हैं। 2800 ग्रेड पे होता है इसका। फिर आपका होता है असिस्टेंट जेलर। असिस्टेंट जेलर मतलब सहायक उपकारापाल। ठीक है, इसका ग्रेड पे होता है 4200। फिर आपका होता है डिप्टी जेलर, जिसे आप लोग उपकारापाल बोलते हैं। इसका ग्रेड पे होता है 4600 रुपये। और फिर आपका होता है जेलर, जिसे आप लोग कारापाल बोलते हैं। इसका ग्रेड पे होता है 4800। फिर आपका होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, यानी कारागार अधीक्षक या अधीक्षक कारागार। इसका ग्रेड पे होता है आपका 5400 रुपये। ठीक है, जो जेलर पद होता है ये बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल पद होता है। इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ये मान लीजिए पूरे जेल का जो कार्यभार है ये सारा देखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इसके साइन, बिना इसके साइन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जेलर पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। जेल वार्डर जो होता है, इनकी डायरेक्ट भर्ती होती है। ठीक है, कभी कभी हेड वार्डर की भी डायरेक्ट भर्ती करा दी जाती है। इसके अलावा डिप्टी जेलर जो होता है, इसकी भी डायरेक्ट भर्ती होती है। और सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल यानी कारागार अधीक्षक, इनकी भी डायरेक्ट भर्ती होती है। तो 3 पद, यानी कि अधीक्षक कारागार, डिप्टी जेलर और जेल वार्डर, इन 3 पदों पे जो है डायरेक्ट भर्ती होती है। बाकी जो है आपके प्रमोशन के थ्रू भर्ती किए जाते हैं। किसी किसी दशा में हेड वार्डर की भर्ती करा ली जाती है लिपिक वगैरह के रूप में। बाकी ये सब प्रमोटेड होते हैं। ठीक है,
इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अब हम लोग यूपीपीएससी की बात करें, लोक सेवा आयोग की, तो ये 2 भर्तियां कराता है कारागार विभाग में। एक तो आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल और दूसरा डिप्टी जेलर। इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट भी यूपीएससी, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वाणिज्य कर विभाग, उसमें भी यूपीपीएससी के थ्रू 2 पदों पे भर्ती होती है। मैंने वीडियो डाल रखा है यहाँ पे, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें किन 2 पदों पे कराता है, एक तो आपका एसीपी कराता है यानी असिस्टेंट कमिश्नर पे, और दूसरा आपका कराता है सीटीओ पद पे यानी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। तो अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे और पहले ही सीनियर बन के भर्ती हो जाएंगे। मेरिट कम अच्छी है तो आप फिर सीटीओ बनेंगे, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनेंगे, और फिर प्रमोट होकर के आप एसी बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे। ठीक है, तो सबसे बेहतर तो यही विकल्प होता है कि आप पहले ही सीनियर पद लें। ठीक है, क्यों जूनियर बनना है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी रहता है। अगर आपकी मेरिट और रैंक अच्छी है तो आप बनेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल यानी अधीक्षक कारागार, और अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं तो आप बनेंगे डिप्टी जेलर यानी कि उपकारापाल। पद दोनों अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पहले ऊंचे पद पे जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मेरिट कम आ रही तो आप डिप्टी जेलर बन रहे हैं तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कारागार में बहुत सारे पद होते हैं, और जो ये डिप्टी जेलर का पद होता है यानी उपकारापाल का पद होता है, इसके ऊपर भी जिम्मेदारियां होती हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जेलर के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। अब इनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनमें से जो प्रमुख काम है वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और भी काम बहुत होते हैं, लेकिन फिलहाल जो मेन काम होते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कारागार का मुख्य अधिकारी होने के नाते कारागार अधीक्षक किसी भी डिप्टी जेलर को जेलर की समस्त अथवा कोई भी ड्यूटी देने के लिए अधिकृत होता है। संबंधित डिप्टी जेलर को प्राप्त प्रभार अथवा ड्यूटी का कड़ाई से पालन करना होता है। जो आपका मेन अधिकारी होगा यानी कि अधीक्षक, तो वो चाहे तो आपको जेलर का भी प्रभार दे सकता है कि भाई जेलर की जो ये काम है, जेलर जो है ये काम देख रहा है, आप इनमें से इतने काम ले लीजिए, आपको ये करना है। या इसके अलावा जो चाहे आपको क्लर्कियल काम भी दे सकता है। ठीक है, तो वो सारे काम आपको, जितने भी आपको काम या प्रभार दिए जाएंगे उनका आपको कड़ाई से अनुपालन करना है, उनमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, आपको अच्छे से काम करना है। ठीक है, फिर क्या है, दूसरे नंबर पे है डिप्टी जेलर अथवा उपकारापाल बंदियों के मनोवैज्ञानिक और मानसिक बनावट के अध्ययन करने एवं उनके सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों में जेलर की सहायता करता है। देखिए, डिप्टी जेलर का मेन काम होता है कि जेलर के कामों में मदद करना। ठीक है, तो अब जैसे बंदी होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बंदी होते हैं, उनके मनोवैज्ञानिक और मानसिक दशा जैसी होती है, उनके अध्ययन करता है और देखता है कि इनमें क्या सुधार किए जाएं और उनके लिए क्या कदम उठाए जाए। तो जेलर ये सारी चीज़ों का डिसीजन लेता है, और इसी डिसीजन को लेने में मदद करता है कौन, डिप्टी जेलर। और क्या है, उपकारापाल अपने प्रभार की सामग्रियों को स्टोर करने व जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब उपकारापाल के पास में जो सामग्रियां होती हैं उसके प्रभार के अंडर में आती हैं, जो चीज़ें, उनको वो स्टोर करने और उनको अपनी दस्तखत के थ्रू जारी करने का जिम्मेदारी इसी का ही होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उपकारापाल वगैरह वेपन रखते हैं। मुझे पूछा था कमेंट में इससे पहले कि क्या कारागार विभाग में हथियार वगैरह मिलते हैं, तो बिल्कुल मिलते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए मिलते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए मिलते हैं। तो इन लोगों को पिस्टल या फिर रिवाल्वर वगैरह अलाट की जाती है, क्योंकि रात में गश्त वगैरह करना है तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है, फिर क्या है, डिप्टी जेलर अनाज, सब्जियों एवं अन्य राशन की सामग्रियों की सफाई और उनकी पिसाई इत्यादि का निरीक्षण करते हैं। देखिए, जेल में खाने का भी प्रबंध रहता है, तो खाने में अनाज हैं, सब्जियां हैं, अन्य राशन हैं, उन सामग्रियों में क्या कम है क्या कम नहीं है, या उनकी पिसाई सही से हुई है या नहीं हुई है, इन सब की जिम्मेदारी किसी न किसी को दी जाती है। और इनका जो निरीक्षण होता है कि कहाँ पे क्या कमी है, क्या कमी रह रही है और किन चीज़ों में सावधानी नहीं बरती जा रही, इनका निरीक्षण जो है वो डिप्टी जेलर का काम होता है। फिर क्या है, भोजन वितरण में संवेदनशील तथा मृत्युदंड प्राप्त बंदियों की तलाशी में एवं साक्षात्कार में जेलर की सहायता करता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं बंदी, तो भोजन वितरण में संवेदनशील रहना, यानी कि अब कोई हादसा ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जो नाइफ होता है लेके आया है, या फिर कोई मान लीजिए आपका जो चाकू है, या फिर मान लीजिए चम्मच है, चम्मच से ही किसी को छेद दे रहा है, तो ऐसे सारी घटनाएं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल्स लोग हैं।
अब उनकी मानसिकता क्या है, कभी भी छोटी छोटी बात पे बिगड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो भोजन वितरण के टाइम में संवेदनशील रहते हैं। और जो मृत्युदंड जिन बंदियों को मिला हुआ है, उनकी तलाशी वगैरह कहीं ऐसा तो नहीं कुछ औजार ले जा रहे हैं और खुद को हर्ट कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों में वो जेलर की मदद करते हैं। इसके अलावा अगर जेलर किसी से कम्युनिकेट कर रहा है तो उसमें भी उसके साथ रहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, डिप्टी जेलर जेल के समस्त कमरों व बैठने वाली जगहों का निरीक्षण कर सुरक्षा संबंधी व्यवस्था को दुरुस्त रखता है। भाई जेल में अगर कोई बंदी है तो उसके जीवन की, जान माल की सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। ठीक है, वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो इसके लिए डिप्टी जेलर क्या करता है, समय मिलने पे जेल के समस्त कमरों, वहाँ बैठने वाली जगहों का निरीक्षण कर लेता है प्रॉपर तरीके से। स्टाफ को ले जाएगा, बहुत सारे उसमें जो है आपके बंदी रक्षक होंगे, प्रधान बंदी रक्षक होंगे, मुख्य बंदी रक्षक होंगे, बोलेगा सब जगह चेक कर डालो, कहीं कोई अवैध हथियार या कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, कहीं सुई वगैरह तो नहीं पड़ी जिससे कुछ कर ले, या ब्लेड वगैरह तो कहीं नहीं है जिससे नस वगैरह काट ले। तो इन सब चीज़ों को देख करके सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर क्या है, बंदियों की तलाशी, गिनती, तालाबंदी, ताला खुलवाने और उनके आवास से संबंधित समस्त मामलों के निस्तारण में जेलर की सहायता करता है। देखिए, जब बंदी सुबह उठते हैं उसके बाद उनकी गिनती होती है, शाम को जब उनके सोने का समय होता है तब उनकी गिनती होती है। उन लोगों को जब अब उनके वार्ड में डालते हैं तब ताला बंद किया जाता है, सुबह ताला खुलता है। इसके अलावा बंदियों के कपड़ों की और उनकी जेबों की तलाशी होती है, और उनके आवास से संबंधित जितने भी मामले होते हैं इन सब के निस्तारण और ये गिनती वगैरह सारी चीज़ों को जेलर के सामने समक्ष होती है। और ये आपके बंदी रक्षक, प्रधान बंदी रक्षक, मुख्य बंदी रक्षक ये लोग करते हैं, और उन पर ध्यान देता है कौन, डिप्टी जेलर। ठीक है, किसमें किसी प्रकार की खामी ना आने पाए, चीज़ों में कोई गलतियां ना होने पाए, तो इन सारी चीज़ों का जो है निरीक्षण करता है। फिर क्या है, डिप्टी जेलर बंदियों एवं स्टाफ के मध्य अनुशासन बनाए रखने में जेलर की सहायता करता है। देखिए, डिप्टी जेलर क्या करता है, बंदी है और स्टाफ है, आपका बंदी रक्षक है और बंदी है, तो उनके बीच मध्य अनुशासन बनाए रखता है कि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात ना करने पाएँ या फिर कोई दिक्कत ना होने पाए, है ना। अब मान लीजिए ज़्यादा बातचीत करें, कभी कोई बात बिगड़ गई तो मारपीट पे भी उतारू हो जाते हैं बंदी लोग। बंदियों को रखना आसान बात नहीं है, जेल की नौकरी कठिन होती है। देखो मैं जो बताता हूँ आपको, ठीक है, 24 घंटे आपको एक जगह बंदी जगह पर रहना है और वहाँ की चीज़ों को समझना है, तो वो आसान नहीं है। लगता है बाहर से आसान है लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। तो उनके बीच जो है अनुशासन बनाए रखने में जेलर की मदद करता है कौन, डिप्टी जेलर। फिर क्या है, औद्योगिक प्रबंधन से संबंधित समस्त मामलों में जेलर की सहायता करता है। औद्योगिक प्रबंधन मतलब खाना पीना जो व्यवस्था होनी, बाहर से कुछ आना है, कुछ यहाँ से जाना है। ठीक है, आजकल जेलों में खेतियाँ भी तो होती हैं, खेतियाँ होती हैं, बहुत सारे जो है आपके शिल्प वाले काम होते हैं, कहीं शर्ट सिले जाते हैं, कहीं बुनाई होती है, कढ़ाई होती है, ये सारी चीज़ें होते हैं, खेती भी होती है। तो औद्योगिक प्रबंधन से रिलेटेड कौन सी चीज़ अंदर जानी है, कौन सी चीज़ बाहर आनी है, इन सारी चीज़ें ये सब जेलर के माध्यम से होके जाती है। तो इन सारी चीज़ों में वो जेलर की मदद करता है। फिर क्या है, नकदी के अलावा बंदियों की संपत्ति की अभिरक्षा करना भी उपकारापाल का ही कर्तव्य होता है। अब जो बंदियों को जैसे कोई मिलने आया तो उसको कुछ पैसे दे जाता है नकदी, तो वो वहाँ पे डिपॉजिट करा देते हैं। ठीक है, उनको जमा करवाता है, उनकी संपत्ति जैसे कोई मान लीजिए कुछ दे के गया है या उनके पास कुछ रखा हुआ है, घड़ी है या कुछ भी चीज़ें हैं कीमती, तो अगर उन सभी चीज़ों को एक जगह स्टोर किया जाता है तो उन सभी चीज़ों की अभिरक्षा करना, यानी उनका रिकॉर्ड बाकायदा मेंटेन करना और वो सुरक्षित रहें। इसके अलावा जो नकदी जमा हुई उसका हिसाब किताब भी लिख के रखता, कभी उसको ज़रूरत पड़ती तो वो देता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है उसकी सारी व्यवस्था जो है उपकारापाल ही करता है। फिर क्या है, नवागत बंदियों के प्रवेश पर उनके व्यक्तिगत कपड़ों को जमा कराकर जेल के वस्त्र व बिस्तर जारी करने की भी जिम्मेदारी डिप्टी जेलर की ही होती है। अब मान लीजिए कोई बंदी नया आया हुआ है तो प्रवेश करेगा तो जनरल सिविल ड्रेस में होगा, और आपको पता है जेल के बंदियों के लिए भी एक यूनिफॉर्म निर्धारित होती है वाइट कलर की। तो वो जो यूनिफॉर्म होती है, तो नवागत जो बंदी होती है, जो नए बंदी आते हैं तो उनको उनके व्यक्तिगत कपड़े होते हैं, उनको एक जगह जमा कर दिया जाता है। जब वो जेल से रिहा होते हैं तो उनको वो कपड़े वापस किए जाते हैं। और जो जेल के वस्त्र होते हैं और बिस्तर वगैरह होते हैं तो इनकी बाकायदा लिखा पड़ी होती है कि कितने नंबर का बिस्तर किसको जारी किया गया, कौन कितने नंबर बेड पर लेटेगा, ठीक है, और कितने नंबर का वस्त्र किस बंदी को दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को जारी करने का काम डिप्टी जेलर का ही होता है। ठीक है, फिर क्या है, डिप्टी जेलर अपने प्रभार के रजिस्टर को निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षित करता है। देखिए, डिप्टी जेलर के पास एक रजिस्टर होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का अंकन होता है। ठीक है,
तो वो अपने प्रभार का जो रजिस्टर होता है उसको एक निर्धारित प्रारूप में जो चीज़ें एंट्री करनी होती है उसको एंट्री करता, बाकायदा मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इवन अगर मिलने भी आप जाते हो किसी कैदी से तो उसका भी बाकायदा लिखा पढ़ी होती है, आपके मोबाइल जमा होंगे, आपके हाथ पे मोहर लगाई जाएगी। ठीक है, और जब सारे लोग मिल मिला के वापस चले जाते तब फिर बंदियों की गिनती होती है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत सख्त नियम है भाई। फिर क्या है, जेल की बाह्य सुरक्षा का पर्यवेक्षण कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट जेलर को सौंपता है। अब जेल की सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, इधर उधर से पूरा देखेंगे भाई ऐसा तो नहीं कोई विंडो वगैरह कमज़ोर हो रही है या कहीं से कोई सेल का ताला वगैरह मजबूत नहीं है या कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कहीं का प्लास्टर टूटा हुआ है, कि ऐसा तो नहीं कि रात में बंदी लोग ईंटें खोद डालें। तो इन सब चीज़ों की जो है पर्यवेक्षण करता है कौन, डिप्टी जेलर। और बाकी बाकायदा रिपोर्ट बना करके जेलर को सौंप देता है कि सर वहाँ पे देखिए वो जो विंडो लगा हुआ है उसकी थोड़ा सा ग्रिल मुझे कमज़ोर लग रही, उसको मेंटेन करवा दीजिए, वहाँ का प्लास्टर टूट रहा है तो बंदी लोग जो है हो सकता है ईंटें खोद डालें या कुछ हरकत ऐसी कर दें, तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करवा दीजिए। तो इस प्रकार से वो जेलर को रिपोर्ट देता है। फिर क्या है, डिप्टी जेलर अधीक्षक द्वारा सौंपी गई अन्य कार्यकारी एवं लिपिकीय ड्यूटियां भी करता है। ठीक है, अब डिप्टी जेलर अधीक्षक जो भी काम उसको देगा, कभी कभी होता है कि उसे कार्यकारी अधिकारी बना देते हैं जेलर की जगह पे, या जेलर के कई सारे काम दे देते हैं, या इसके अलावा उसे लिपिकीय ड्यूटियां कराते हैं। जैसे कोई मिलने आया तो उसकी एंट्री करना है, और मान लीजिए कैदी हैं तो उनके अनुरक्षण का पूरा व्यवस्था देखना है। तो इन सब चीज़ों की भी ड्यूटियाँ अधीक्षक जो है डिप्टी जेलर को लगा देता है, और अगर लगा देता है तो उसे जिम्मेदारी से वो करनी है। ठीक है, फिर क्या है, अधीक्षक के निर्देशानुसार डिप्टी जेलर को भी जेलर की भांति रात्रि गश्त करना होता है, और यह सुनिश्चित करना होता है कि जेल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। मैंने बताया ना कि वेपन्स वगैरह इन लोगों को भी मिलते हैं, भाई रात में ड्यूटी कर रहे हैं तो वेपन्स वगैरह ये लोग रखते हैं। मान लीजिए कोई कहीं से कोई दिक्कत हो गई, भी शोर शराबा हो गया किसी सिर में और ये लोग घुस गए, भाई क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और पता चला किसी ने हमला बोल दिया, तो इसलिए ये लोग वेपन रखते हैं। ठीक है, और जेल में रात्रि गश्त भी करते हैं। जेलर तो डेली रेगुलर करता है परमानेंट, तो उन्हीं के साथ में रात्रि गश्त करके हुए ये लोग अपना टहल के आराम से फिर चले जाते हैं, अपना रेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती, भाई जेल में हो तो आपको रात में थोड़ा बहुत इधर उधर देखना तो है ही, कुछ शोर शराबा हुआ तब भी देखना, नहीं हो रहा तब भी एक बार आप एक राउंड मार के वापस लौट आएंगे अपने आवास पे। फिर क्या है, डिप्टी जेलर जिन्हें बंदियों के प्रवेश एवं रिहाई से संबंधित कार्य सौंपा गया होता। अभी मैंने बताया ना कि प्रवेश और रिहाई वाला मामला, कि जिन बंदियों को दे देते हैं कि भाई कौन बंदी आया कौन बंदी गया, तो ये सारी चीज़ें। तो मान लीजिए जो डिप्टी जेलर है, जिन डिप्टी जेलर को बंदियों के प्रवेश एवं रिहाई से संबंधित कार्य सौंपा गया होता है, वे उन बंदियों की रिहाई तिथि की सही गणना के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, सही गणना करते हैं और उसके जिम्मेदार होते हैं, और 14 वर्षीय नियमों के अधीन अन्य सामान्य गणनाओं के अधीन नॉमिनल रोल पंजीयन प्रस्तुत करने एवं प्रासंगिक रजिस्टरों में प्रविष्टि करने एवं रोल एवं संबंधित विवरण को समयानुसार प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब कुछ डिप्टी जेलरों को क्या करते हैं, उन्हें काम दे देते हैं कि भाई जितने बंदी आए हुए हैं, इतने बंदी आए हैं स्टेट में आए हुए हैं, इनकी रिहाई कब होनी है, उन दिनों की आप गणना करके एक जगह नोट करते रहिए, उनकी रिहाई की तिथि को निर्धारित करिए, और इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए किसी का कुछ सामान वगैरह है वो स्टोर करवाया हुआ है, उनके बारे में, या मान लीजिए कोई मिलने आ रहा है तो प्रासंगिक रजिस्टर होता है उसके लिए, कोई मिलने आ रहा है, आगंतुक है मिलने के लिए, तो उसका भी एक रजिस्टर होता है कि कौन कितने समय पे मिलने आया, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका उससे रिलेशन क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, ठीक है, और कितने सीरियल नंबर पे मिलने आया। तो इन सब चीज़ों को जो है वो नियंत्रित करता है, उसमें अपने रजिस्टर में अंकित करता है, और जब समयानुसार जब जरूरत पड़ती है तो अपने जेलर को सौंपता है, और जेलर जो है अपने उच्च अधिकारियों को सौंपता है। ठीक है, फिर क्या है, डिप्टी जेलर के आदेशों का पालन करते हैं और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण भी करते हैं, और उनके कार्यों की समीक्षा जेलर के साथ साझा करते हैं। डिप्टी जेलर के समस्त आदेशों का पालन करता है। इसके अलावा जो उसके अंडर कर्मचारी काम करते हैं उनके कार्यों का भी अवलोकन करता है, और अगर कहीं से कोई कमी आ रही है या कुछ दिख रहा है उसे, तो जेलर को उससे अवगत भी कराता है। तो ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं डिप्टी जेलर की। पद बड़ा ही जिम्मेदारी वाला है। इसके अलावा जो है आपको जो है बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं इसमें, लेकिन जिम्मेदारी रहती है भाई। ठीक है, आइए अब हम लोग इसके प्रमोशन पे चर्चा कर लेते हैं। प्रमोशन की बात करें तो आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी डिप्टी जेलर पे। ठीक है, और मैंने बता रखा है आपको डिप्टी जेलर का ग्रेड पे होता है 4600। ठीक है, इसे आप लोग क्या कहते हैं, उपकारापाल कहते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा तो उसमें कम से कम आपको मान के चलिए
8 से 9 साल लग जाते हैं, प्रमोशन बहुत स्लो होते हैं भाई इसमें। फिर आप बनेंगे जेलर यानी कि कारापाल। यहाँ पे आपका ग्रेड पे हो जाएगा 4800 रुपये, ठीक है। और जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ जाएंगी, ठीक है, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। उसके बाद आप 5-6 साल नौकरी करेंगे एज ए जेलर, फिर आप कहलाने लगेंगे वरिष्ठ जेलर, ठीक है, सीनियर जेलर कहलाने लगेंगे। अब जैसे सेंट्रल जैसे मान ली सेंट्रल जेल वगैरह में होता है तो उसमें और भी 1-2 पद बढ़ जाते हैं, ठीक है, सीनियर जेलर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप मान के चलिए जेलर से सुपरिटेंडेंट बनने में कम से कम आपको 10 साल लग जाते हैं, ठीक है, 10 से 11 साल लग जाते हैं। फिर आप बनेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल यानी अधीक्षक कारागार। यहाँ पे आपका जो है ग्रेड पे हो जाएगा 5400, ठीक है, 5400 ग्रेड पे आपका हो जाएगा। उसके बाद में लगभग ऑलमोस्ट डिप्टी जेलर सारे रिटायर हो जाते हैं यहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल बन के, क्योंकि यहाँ से भी प्रमोशन नेक्स्ट जो होता है उसमें भी आपको जो है करीब 10 से 12 साल लग जाते हैं। फिर आप बनते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रेड पे हो जाता है 6600 रुपये। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल मतलब क्या होता है, वरिष्ठ जेल अधीक्षक, ठीक है। ये बड़ी बड़ी जेलों में होते हैं, जैसे आपके स्टेट वाली जेल होती हैं, सेंट्रल जेल होती हैं, या फिर आपकी मंडलीय जो जेल होती है उनमें होते हैं। तो कुल मिला के पद अच्छा है। आप एज ए डिप्टी जेलर भर्ती होंगे, उसके बाद आप जेलर बनेंगे, जेलर से फिर आप सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल बनेंगे, फिर एक प्रमोशन और मिलेगा, आप सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल बन जाएंगे, ठीक है। अब यहीं पे अगर मान लीजिए आपकी भर्ती हो जाए एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल यानी अधीक्षक कारागार, तो फिर आप मान के चलिए 5-6-7 सालों में बन जाएंगे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। उसके बाद में DIG ऑफ प्रिजन, फिर IG ऑफ प्रिजन, तो ऐसे करके और भी प्रमोशन आपके होते चले जाएंगे और भी सुपीरियर पदों तक आप जाएंगे। कोशिश करिए कि आप डिप्टी जेलर ना बन के सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल बने, अधीक्षक कारागार बने। भाई थोड़ी सी मेहनत और करनी, थोड़े से कुछ अंक और लाने हैं आपको, तो मेहनत करने से सब होता है भाई, है ना। क्लियर हो गई होंगी चीज़ें? तो क्लियर अगर हो गई हो तो मैं वीडियो को बंद करता हूं, और अगर कुछ डाउट आपको रह गया है तो कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी दे रखी है यहाँ पे upSSC-lecturesonline@gmail.com। इस पर आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा जो जानकारी मुझे उपलब्ध होगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।